नाम राजेश गुलाटी था और वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। एक दिन वो कोर्ट में पैरोल के लिए अपील करता है कि उसे कुछ दिन की पैरोल चाहिए। उसके जो बच्चे हैं वो लगभग 18 साल के हो चुके हैं और अब उसका मन है कि वो एक बार ही सही अपने बच्चों को जी भर कर देख ले। लेकिन जो कोर्ट था, जो जज साहब थे, वो भी जब उसके केस की फिर से स्टडी करते हैं तो वो साफ इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम्हें जेल से बाहर भेजा जाए। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें पूरी उम्र तक बाहर ही ना निकालूं। जो राजेश गुलाटी था उसका जुर्म ही ऐसा था। वो एक ऐसा पति था जिसने कि अपनी पत्नी के 72 टुकड़े किए थे और उन 72 टुकड़ों को 57 दिन तक डीप फ्रीजर में उसने अपने घर में बंद रखा था। जो आज मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहाँ पर राजेश गुलाटी और अनुपमा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों एमसीए के स्टूडेंट थे, पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार थे और कॉलेज में एक दूसरे से मुलाकात होती है और उनकी दोस्ती होती है। दोस्ती ना जाने कब प्यार में बदल जाती है और फिर वो दोनों शादी करने की सोचते हैं। लेकिन दोनों की जाति अलग थी तो घर वालों ने इस रिश्ते के लिए परमिशन नहीं दी। लेकिन फिर भी दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर ली और अब दोनों की नौकरी भी लग चुकी थी। लेकिन उन्हें लगा कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है तो उन्होंने अमेरिका में नौकरी के लिए अप्लाई किया। दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे थे तो उन दोनों को अमेरिका में ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है और दोनों वहीं पर रहने लग जाते हैं। और इसी बीच में जो अनुपमा थी वो गर्भवती होती है और वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अब उन्हें लगता है कि उन्हें वापस से अपने वतन लौट आना चाहिए तो वो दोनों वापस से अपने देश में आ जाते हैं और वहीं पर आकर देहरादून में रहने लग जाते हैं। अब जब वो दोनों देहरादून में रहते हैं तो जो अनुपमा थी, अब उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए मान चुके थे, इधर राजेश के घर वाले भी मान चुके थे। तो जो अनुपमा थी उसके लिए दोनों बच्चों को पालना थोड़ा मुश्किल था तो वो कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर रहने चली जाती है। और अब जो राजेश था उसने वापस से आके कलकत्ता में नौकरी ज्वाइन कर ली। अब उसे नौकरी करते हुए कुछ वक्त बीत जाता है और कोलकाता में ही उसके पड़ोस में रहने वाली एक खूबसूरत सी महिला से उसे मोहब्बत हो जाती है। इधर जो उसकी पत्नी अनुपमा थी वो अपने पियर में थी, अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। और इधर जो उसका पति था राजेश गुलाटी, वो अपने पड़ोस की महिला से इश्क फरमा रहा था। वक्त बीत रहा था और जो राजेश था, जब वो एक दिन अपने घर जाता है तो उसकी जो पत्नी थी वो उसके मोबाइल फ़ोन में उसका मैसेज देख लेती है और अब दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था उसकी शुरुआत हो जाती है। और अब लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अब जो उसकी पत्नी थी वो भी कलकत्ता जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन पहले जो केस था वो पुलिस के पास जाता है, मामला बहुत बढ़ जाता है और जो अनुपमा थी वो अपने पति के साथ रहने के लिए साफ इनकार कर देती है। लेकिन अब जब कोर्ट के अंदर मामला पहुंचता है तो कोर्ट का फैसला होता है कि जो राजेश गुलाटी है वो अपनी पत्नी अनुपमा को 20,000 रुपये अपने बच्चों को पालने के लिए देगा और साथ ही उसका जो खर्चा होता है वो भी उसे उठाना पड़ेगा। अब राजेश गुलाटी को लगा कि ये तो थोड़ा महंगा पड़ रहा है और साथ ही जो पड़ोस वाली महिला थी उससे उसकी कौन सी शादी होने वाली थी, वो तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था। तो राजेश को लगा कि इस सारे मैटर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इस रिश्ते को एक और मौका देने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही होता है। अब राजेश गुलाटी जो था वो अनुपमा से कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और अब हम दोनों फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। और अब दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं। अब जो राजेश था वो कोलकाता छोड़ता है और वापस से देहरादून आ जाता है, जहाँ पर दोनों पति पत्नी और उनके दोनों जुड़वा बच्चे रहने लग जाते हैं। लेकिन जो अनुपमा थी उसके दिमाग में जो शक का कीड़ा था वो निकल नहीं रहा था। वो बार बार अपने पति राजेश गुलाटी को ताने मारती थी
और उसे उसी लड़की के लिए बार बार बोला करती थी। वो उस पर बहुत ज़्यादा शक किया करती थी। हालांकि जो राजेश गुलाटी था उसने उस महिला से पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म कर दिया था, लेकिन जो अनुपमा थी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। रोज़ रोज़ घर में लड़ाई झगड़ा होता था और अब जो राजेश गुलाटी था वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। एक दिन शाम का समय था, बच्चे सो चुके थे, यानी कि रात का समय था, बच्चे सो चुके थे और बच्चों को सोने के बाद में उन दोनों के बीच में फिर से एक बार लड़ाई हो जाती है। और इसी लड़ाई में जो राजेश गुलाटी था वो अनुपमा को धक्का मार देता है। जैसे ही वो उसे धक्का मारता है, अनुपमा का जो सर था वो दीवार से टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब जो उसका पति था वो उसको उठाने की या डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो अपने घर में ही रखी रुई लेता है और उसके मुंह में पूरी तरह से ठूस देता है, जिससे कि उसका सांस रुक जाती है। और जब उसकी सांस रुकती है तो अब राजेश गुलाटी जो था उसकी लाश को उठाता है और बाथरूम में ले जाता है। उसके रूम में अटैच बाथरूम था और वो उसी बाथरूम में लाश को पूरी रात के लिए रखता है। सुबह होती है, आराम से उठता है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता है। बच्चे जब माँ के लिए पूछते हैं तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और जब फिर राजेश गुलाटी सोचता है कि अब इसकी लाश का क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो वो दूसरे दिन मार्केट जाता है। मार्केट से डीप फ्रीजर खरीदता है, जो कि अक्सर हमने देखा होगा कि डीप फ्रीजर जो होता है वो दुकानों में ही लोग रखते हैं, जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह या जो भी सामान आता है उसे दुकान वाले उसे रखने में काम में लेते हैं। डीप फ्रीजर को किसी भी घर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये उसी घर में मिलता है जिसमें कि कुछ सामान बेचने के लिए रखा जाता है, वरना नॉर्मल किसी भी फैमिली में डीप फ्रीजर नहीं रखा जाता है। लेकिन जो राजेश गुलाटी था वो डीप फ्रीजर खरीदता है। कोई उसे पूछता है तो वो कह देता है कि जो उसकी पत्नी अनुपमा है वो घर से ही कुछ सामान बेचेगी, तो कोई इतना ध्यान भी नहीं देता। और देहरादून एक बहुत बड़ी जगह है जिसके प्रकाश नगर में वो दोनों पति पत्नी रहा करते थे। ये तो हम जानते ही हैं कि सिटी में कोई इतना ध्यान नहीं देता है कि कौन क्या कर रहा है। अब वो डीप फ्रीजर में उस रात अपनी पत्नी की लाश को वैसे ही उठाता है और उसमें पटक देता है। और अब दूसरे दिन वो मार्केट फिर जाता है, मार्केट से आरी लाता है और जो भी काटने पीटने का सारा सामान था उसे लाया जाता है। और उस सामान को लाने के बाद में उसकी पत्नी के पहले पैरों के टुकड़े करता है, फिर हाथों के टुकड़े करता है। ऐसे कर करके वो अपनी पत्नी के शरीर के 72 टुकड़े कर देता है और उन 72 टुकड़ों को काली पॉलीथीन में पैक करता है, यानी कि 72 पॉलीथीन भी वो साथ लेके आता है और उन पॉलीथीन में उन सारे टुकड़ों को वो पैक कर देता है। और उसे पैक करने के बाद में उस डीप फ्रीजर में उसे रख दिया जाता है। और उसे रखने के बाद में अब उसमें बर्फ़ जमना तो लाजमी थी, तो उसमें बर्फ़ जमने लग जाती है। और जब बर्फ़ जमती है तो उसका जब भी छुट्टी का दिन होता था वो अपने बच्चों को साथ लेता था और जो भी पहाड़ी जगह आसपास में होती थी वहाँ घूमने के लिए जाता था, जिसमें वो 1 या 2 पॉलीथीन अपने साथ लेता था और अपने बच्चों की नज़रों से छुपाकर उसे फेंक दिया करता था। वो साथ में एक बैग लेके जाता था और उसी बैग में उन 2 छोटी छोटी पॉलीथीन के जो भी टुकड़े होते थे उसे भी साथ में डाल कर ले जाता था और बच्चों से नजरें बचाकर अलग अलग जगह पर वो उन टुकड़ों को फेंका करता था। जब बच्चे जिद करते तो वो बच्चों को कोई बहाना बना देता था, लेकिन अब इन सारी चीज़ों को 57 दिन का वक्त बीत चुका था। इधर जो उसके घर वाले थे उन तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि जो अनुपमा है वो घर से गायब है और आस पड़ोस में भी अब ये खबर फैल चुकी थी। लेकिन जो राजेश गुलाटी था उसने अभी भी पुलिस में कोई भी कंप्लेन नहीं की थी। उसने सबको यही कहा था कि दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया है और इसीलिए नाराज होकर अनुपमा कहीं चली गई है, लेकिन मुझे विश्वास है अनुपमा फिर से लौट आएगी। अब एक बार जो अनुपमा का भाई था एस के चौधरी, वो अपने जियाजी को फ़ोन करता है और कहता है कि आपने दीदी को गए लगभग 57 दिन बीत चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन आपने अभी भी पुलिस के पास कंप्लेन क्यों नहीं की, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो जो राजेश गुलाटी था वो कहता है कि अनुपमा मुझसे नाराज़ होकर गई है, ना ही उसका किसी ने किडनैप किया है या उसका ना ही किसी ने बुरा किया है, तो मैं पुलिस के पास क्यों जाता, मुझे विश्वास है अनुपमा लौट आएगी। लेकिन जो उसका भाई था अनुपमा का, वो वहाँ पर आता है और अपने जियाजी के पास आकर घर पर कहता है कि आज हम दोनों चलते हैं और पुलिस में
कंप्लेन दर्ज कराएंगे। राजेश गुलाटी कहता है कि ठीक है, मैं नहा कर आ जाता हूँ, फिर अपन दोनों चलते हैं। तो अब इधर जो राजेश गुलाटी था वो बाथरूम में जाता है और अपनी पत्नी का फ़ोन, जो उसी ने घर पे छुपा रखा था, इतने दिन से उसने फ़ोन बंद कर रखा था, लेकिन वो बाथरूम में जाकर फ़ोन ऑन करता है और जो अनुपमा का भाई था उसको मैसेज करता है कि भैया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं वापस लौट आऊँगी। जब ये मैसेज अनुपमा का भाई एस के चौधरी पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है कि 2 महीने से उसकी बहन का फ़ोन बंद आ रहा है, लेकिन जैसे ही पुलिस स्टेशन में जाने की बात आई उसका फ़ोन तुरंत ऑन हो जाता है और उसके पास मैसेज आ जाता है। आखिर ये क्या माजरा है? तो वो अपने जिया जी को कहता है कि जिया जी, दीदी का मैसेज आया है। तो राजेश गुलाटी कहता है कि मैं कहता था ना कि अनुपमा लौट आएगी और देखना वो बहुत जल्दी आ जाएगी, हम थाने जाना कैंसिल कर देते हैं। लेकिन एस के चौधरी कहता है कि नहीं जिया जी, थाने तो हम जाएंगे और अब तो ये मैसेज पे दिखाएंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि उसका मोबाइल कौन सी जगह पर है या वो किस जगह पर रह रही है। और आप मत जाना, मैं जाकर दीदी को मनाकर वापस घर लेकर आऊँगा। मुझे आपके बच्चों की ये हालत नहीं देखी जाती, ना ही आपकी ये हालत मुझसे देखी जाती है, तो मैं दीदी को मनाने जाऊँगा। तो वो अपनी जिया जी से जिद करता है और दोनों पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन। अब जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कंप्लेन दर्ज कराई जाती है और कंप्लेन दर्ज कराने के बाद में पुलिस वाले थे जो उन्हें आश्वस्त करते हैं कि तुम लोग घर चलो, हम तुम्हारे घर पर कुछ तहकीकात के लिए आएंगे। और अब शाम को ही 5 पुलिस वाले उनके घर आ जाते हैं और आने के बाद में घर की तलाशी ली जाती है। और जब उनको डीप फ्रीजर दिखता है तो पुलिस वाले भी राजेश गुलाटी से यही बात पूछते हैं कि घर में डीप फ्रीजर का क्या काम है। तो जो राजेश गुलाटी था वो कहता है कि बस यूं ही ले लिया था। तो पुलिस वालों ने कहा कि यूं ही ले लिया था वो तो ठीक है, लेकिन डीप फ्रीजर में ताला कौन लगाता है, तुमने इसे लॉक क्यों कर रखा है? तो वो कहता है कि लॉक मैंने नहीं किया, मेरी पत्नी अनुपमा ने ही किया था, तो उसकी चाबी भी मुझे नहीं पता। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये फ्रिज इतना पुराना तो नहीं लग रहा है, कि इसे 2-3 महीने बीत चुके हैं। उसके पति ने कहा कि इसे लाए हुए लगभग 3-4 महीने बीत चुके हैं, कि इतना पुराना तो ये फ्रिज लग ही नहीं रहा, इसकी चाबी बताओ नहीं तो हमें लॉक तोड़वाना पड़ेगा। तो अब जो राजेश गुलाटी था वो टूट जाता है और वो पुलिस वालों को चाबी ला कर देता है। और जब पुलिस वाले उसे खोलते हैं तो वो सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उस डीप फ्रीजर के अंदर अभी भी लगभग 54 ऐसे पॉलीथीन की थी जिसके अंदर लाश पैक थी। और जब उसे खोला जाता है तो वो पूरी तरह से जम चुकी थी, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से फ्रिज में पड़ी थी, तो उनमें बदबू भी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और जब उनमें एक एक टुकड़े को निकाला जाता है तो उसमें मीट मिलता है, किसी में उसकी उंगलियां मिलती है, किसी में उसके पैर मिलते हैं। और जब बाकी के लाश के टुकड़ों के बारे में पूछा जाता है तो राजेश गुलाटी कहता है कि बाकी को तो मैंने फेंक दिया। कहाँ फेंका? तो वो अलग अलग जगह का नाम लेता है कि मैंने वहाँ फेंक दिया। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि अब ये भी बता दो कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा था? तो राजेश गुलाटी कहता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझ पर इतना शक करती थी, इतना परेशान करती थी कि मैं क्या करता। मेरा उसने जीना हराम कर रखा था और मैंने जिस लड़की से बात करता था उसको भी मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था और मैं चैन की सांस लेना चाहता था, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। अब जब पुलिस वाले और बाकी की चीज़ें पूछते हैं तो वो आराम से हर एक चीज़ को बताता है कि उसने कैसे मारा, कब मारा, हर एक चीज़ को वो पुलिस वालों को बता देता है। अब इधर जो उसका भाई था एस के चौधरी, अनुपमा का भाई, उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे ये तो लग रहा था कि उसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन इतनी बेरहमी के साथ उसके साथ बुरा हुआ है ये तो उसने भी कभी नहीं सोचा था। उसके भाई की आंखों में आंसू थे और साथ ही जो राजेश गुलाटी थे उसकी भी आंखों में आंसू थे और उसने कहा था कि मैं बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां कोर्ट में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही 15 लाख रुपए का उसको जुर्माना सुनाया जाता है और 70,000 रुपये उसे राजकोष में जमा कराने को कहा जाता है। उसने जो सारी चीज़ें थी उसे पूरा किया, लेकिन उसके जो बच्चे थे वो एक तरह से बेघर हो चुके थे। उसके मामा मामी ने उसका पालन पोषण किया। अब उनकी लाइफ कैसी कटी इस बारे में तो कोई आगे जानकारी नहीं है। और जो राजेश गुलाटी है वो काफ़ी लंबे समय से
अभी भी वो जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। आज की जो घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है तो आप तलाक ले सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से किसी को मारना या परेशान करना, ये कोई भी रास्ता नहीं निकलता है। तो इन सारी चीज़ों में पता पता नहीं कितने लोगों को नुकसान होता है। अब जो अनुपमा थी उसकी जान चली गई, राजेश गुलाटी था उसे उम्र कैद हो गई, उसके जो बच्चे थे वो बेघर हो गए। बहुत से लोगों की इसमें ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो अगर बनती नहीं है तो सीधा सा रास्ता है, आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे से तलाक लेकर अलग हो जाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए